शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2020 पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स को लेकर योजनाओं के प्रावधान लाए गए। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर मथुरा ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई में सभी चार्टर्ड द्वारा लाइव प्रसारण देखा गया और उनके द्वारा इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पार्लियामेंट में बजट 2020 को पेश किया गया। हम आपको बता दें कि बजट में क्या है, क्या खास रहा, कैसा रहा 2020 का बजट। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा ब्रांच ऑफ आईसीएआई। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस ब्रांच में आज मथुरा के जो प्रमुख चार्टर्ड हैं उनके द्वारा इस बजट को इस पूरी स्क्रीन पर लाइव देखा गया और उनके द्वारा सारी चीज़ें का एनालिसिस किया गया कि 2020 का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, कैसा है ये बजट, किसके फ़ायदे में है, किसको इससे घाटा हो सकता है या फिर किस वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा भी दे सकता है। तमाम सेक्टर्स को लेकर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ मथुरा के सभी जो प्रमुख चार्टर्ड हैं वो यहाँ हैं और इनके द्वारा आज जो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है वो पूरा लाइव प्रसारण देखा है आपके द्वारा। और इन सबकी चूँकि प्रबुद्ध चूँकि चार्टर्ड बहुत अहम कड़ी इस समाज की होते हैं तो अपना इनका सबका एनालिसिस भी हम जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर क्या एनालिसिस है इनका, क्या कहते हैं मथुरा के प्रमुख चार्टर्ड जो आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से सबकी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी ने पूरे लाइव प्रसारण के द्वारा अपना एनालिसिस भी किया है। सर आज क्योंकि आप सेक्रेटरी भी हैं इस इंस्टीट्यूशन के, पूरा आपने लाइव देखा है और इस बजट को लेकर क्या आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा है, किस सेक्टर के लिए इससे बेनिफिट्स हैं, किस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्लानिंग्स आपको लग रही हैं इस पूरे बजट की? इस बजट ये अपनी जो दशक है 2021 से 30 का इसका पहला बजट था। तो इस बजट के माध्यम से एक कोशिश की गई कि पूरे दशक का बजट दिया जाए। तो जो मेन फोकस था सरकार का वो था कि सभी लोगों की जो लाइफ, सभी लोगों की आमदनी बढ़े, जिसमें किसानों के लिए 2022 तक जो डबल करने की आमदनी का लक्ष्य है उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कुछ उनकी जो अदर देन एग्रीकल्चर में मिल्क प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए या फिशरीज़ को बढ़ाने के लिए, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए, मतलब उनके लिए ऐसी भी स्कीम है कि उनके लिए ट्रेन्स चलाई जाएंगी या उनके लिए कुछ एयर एविएशन में भी उनको सुविधा दी जाएगी। मतलब इस हद तक जाके सरकार सोच रही है। 20 लाख लोगों के लिए सोलर के किसानों के लिए स्कीम लाने का प्लान है। तो सभी लोगों के लिए एक आगे बढ़कर सभी लोगों की लाइफ स्टाइल आगे बढ़े, सब लोगों को प्रॉपर सुरक्षा मिले, इस डायरेक्शन में ये बजट मुझे जाता हुआ दिखा। क्योंकि एक चिंता लोगों की अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर रहती थी बैंकों में, तो क्योंकि पिछले दिनों कुछ बैंकें घोटाले की वजह से डाउन हुई तो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा जाता हुआ दिखा। तो पहले जो लिमिट 1 लाख पर डिपॉजिटर फिक्स होती थी कि उसको सरकार देगी अगर डूब जाता है, वो आज बढ़ा के 5 लाख कर दी। तो उससे भी काफ़ी हद तक एक राहत इन्वेस्टर को मिली है। तो ओवरऑल 5 नए स्मार्ट सिटी के लिए बजट है, 15 नई तेजस ट्रेनें चलाई जाएंगी, 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, एक्सप्रेस वे है, दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस वे अगले साल 2 साल में 12 घंटे के बीच में आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मतलब जो फोकस एक 2000 किलोमीटर का बड़ा एक कोस्टल एरिया रोड तैयार की जा रही है। मतलब टैक्सेशन की बात तो मेरे साथ ही कर लेंगे, लेकिन मैं फोकस सरकार की उस मेंटलिटी पे लाना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है, सरकार इंफ्रा और सब लोगों की लाइफ स्टाइल को बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद। आपसे और जानना चाहेंगे क्योंकि आपने अभी लाइव प्रसारण पूरा देखा है, क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर, कितना अहम है ये बजट और किसको ज़्यादा फ़ायदा, किसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्या प्रतिक्रिया है आप इस बजट पर? पूरे देश की उन्नति को देखते हुए जो सरकार नहीं कर पा रही थी अब तक उतना जितना होना चाहिए था वो एग्रीकल्चर का था और इस बार सरकार ने पूरा ध्यान एग्रीकल्चर पर रखा है। एग्रीकल्चर वित्त की बैकबोन है और अगर एग्रीकल्चर को मजबूत किया जाएगा तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ इस बजट में आया है, किसानों के लिए एक अच्छी राहत मिली है, करीब जो लोन की जो व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है।
और क्या कुछ इस बजट से आपने अभी गेन किया है, लाभ प्रसारण आपने देखा है, कितना बेनिफिशियल है ये बजट आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए तो टैक्स के स्लैब से ही वो लोग वो पहचान करते हैं और उनको अपना फ़ायदा देखते हैं। तो पहले 5 लाख रुपए तक की उस लिमिट को, कि जिसकी केवल इनकम 5 लाख तक है, उसे कोई रिटर्न भरने की मतलब टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख रुपए तक। लेकिन अगर उसकी 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स 2.5 लाख से ही लगेगा। तो उसके अंदर 5 से 20 से 15 लाख तक का डिफरेंट स्लैब्स में कम कर दिया गया। 5 लाख से 7.5 तक 20% वाले स्लैब की जगह अब 10% है। 7.5 से लेके 10 लाख तक अब 15% है। और 10 लाख से 12.5 लाख तक तो उसका 30 की जगह 20% है। और 25% है 12.5 से 15 तक। और 15 लाख के ऊपर 30% है। तो ये जो स्लैब्स में कम करके पब्लिक के हाथ में जो टैक्स के से पैसा छोड़ा गया है, वो इसीलिए है कि लोग वाग ज़्यादा खरीदारी करके हमारे यहाँ डिमांड को क्रिएट करें। क्या जो टैक्स स्लैब में जो उन्होंने कमी की है, क्या उससे फ़ायदा मिल पाएगा आम जनमानस को? निश्चित मिलेगा, क्योंकि जब पब्लिक के पास रुपया बचा रह गया तो वो अपने कंजम्पशन में यूज़ करेंगे। कंजम्पशन में यूज़ होने से जितनी कंजम्पशन की इंडस्ट्रीज़ हैं, उपभोग की करने की वस्तुएं जितनी हैं, उन सब के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा और उनकी तरक्की होगी। साथ में अभी जैसे एग्रीकल्चर पे तो बहुत जोर दिया ही गया है इस बजट में। मेरे साथियों ने जैसे बताया, कंपनीज़ का टैक्स भी इन्होंने घटाया है। यानी एक तरफ एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग की ओर ध्यान दिया गया। ऐसे करके बैलेंस करके लाने की कोशिश की गई है और आम जनमानस का इस जन स्तर सुधारने की कोशिश की गई है। जीडीपी 10% बनाने का लक्ष्य किया गया है। अब ये देखिए कहाँ तक सफल होता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि ये 10% का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो निसंदेह इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे देश का बहुत इसमें विकास होगा। ओवरऑल और हम बात करें तो बजट को आप किस एंगल से देख रहे हैं कि क्या पब्लिक को लुभाने वाला हो सकता है कि या एक्चुअल में जो नीड है एक आम जनमानस की, व्यापारी की या किसान की, उसमें पूर्ति हो रही है उसकी? नहीं, मेरे ख्याल से लुभाने वाला नहीं कहना चाहिए। वास्तव में जो नीड है पब्लिक के समय, उसकी ओर ध्यान दिया गया, क्योंकि इस समय ज़रूरत थी मनी विद द पब्लिक बढ़ाने की। उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ टैक्स घटाया, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी का टैक्स घटाया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सब तरफ से इन्होंने जो नीड है इस समय की, उस हिसाब से ये बजट बनाया। पूरा आपने अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो आपने लाइव यहाँ देखा है, सभी प्रमुख चार्टर द्वारा देखा गया है। किस नज़रिए से इस बजट को आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट पर? आपकी क्या अपनी निजी प्रतिक्रिया है? इकोनॉमी का जो स्लोडाउन चल रहा है उसको उठाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो इस सरकार ने इस बजट में नहीं उठाए हैं। और जो जीडीपी रेट है 4.5% आज की तारीख में, उसको इन्होंने 10% जो है एस्टिमेट किया है ग्रोथ को। मेरी समझ में वो जो है अचीवेबल नहीं दिखती है मुझको। इस तरीके से उपभोग में कमी आ रही थी, उपभोग की परचेजिंग में कमी आ रही थी, तो क्या इस बजट से उपभोग के सामान में राहत मिलेगी? चीज़ें मेरा सुझाव था कि जीडीपी ग्रोथ को जो है इनको 10% जो है प्राप्त कर लें तो निश्चय ही मतलब जो है ये देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ये संभव नहीं दिखता है। दूसरे उन्होंने एलटीसीजी पर कोई भी राहत नहीं प्रदान की है। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज के इस बजट को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट है ओवरऑल एक एवरेज बजट के रूप में हम ले सकते हैं। साथ ही इसमें जो टैक्स रेट को इंडिविजुअल के लिए घटाया गया है, साथ ही जो न्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उनके लिए भी टैक्स रेट 15% किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मकसद ये है टैक्स रेट को घटाकर भी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर अपनी जो इनकम है, जो को कहीं ना कहीं वो एक्चुअल इनकम नहीं दिखा पाता है, वो एक्चुअल इनकम दिखाने का पूरा प्रयास करेगा। और गवर्नमेंट की मंशा भी ये है कि टैक्स रेट भले ही घटा है लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारा कलेक्शन बढ़ना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बजट को एक बैलेंस रूप में सरकार ने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन साथ में इन्होंने जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो छूट दी है उसमें एक कंडीशन और लगा दी है कि जो डिडक्शन अब तक मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। मतलब पहले वाले रिजीम में भी रह सकता है और दूसरे वाले नई रिजीम में भी वो टैक्स पर रह सकता है। या तो पुराने वाले टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स पे करे
या नए रिजीम में जो उन्होंने हर 2.5 लाख पे 5, 10, 15, 20 करके जो स्लैब बनाए हैं उसमें थे, जो बेनिफिशियल होगा उसमें जाएगा बंदा। हम लोगों के लिए तो उतना नहीं है, बट ओवरऑल देश के हिसाब से देखा जाए, चूँकि एग्रीकल्चर में उन्होंने काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की है, तो पैसा मार्केट में आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा कि मतलब फिर भी ये कहेंगे बैलेंस बजट है, ज़्यादा इसमें पैसा बैलेंस किया गया है बजट को। क्या कुछ कहेंगे बजट की इस पूरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभकारी हो सकता है आम जनमानस के हिसाब से? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। इस बजट में सबसे बड़ी बात जो सरकार की मंशा है कि जो हमारे विवाद हैं वो कहीं ना कहीं कम हो, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जब तक लिटिगेशन रहेगा तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसी श्रृंखला में सरकार ने विवाद से विश्वास के नाम एक स्कीम को लॉन्च किया है, और यदि आपके कोई भी लंबित मामले हैं जो अपील में हैं, ट्रिब्यूनल में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप 100% टैक्स 31 मार्च 2021 तक जमा कराकर उनसे जो है वो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आज इस 2020 के बजट को लेकर? एजुकेशन सेक्टर से कितना लाभ हो गया, रियल सेक्टर में क्या कुछ है, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ है, किसानों के लिए क्या, आपको ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे इस बजट की आपकी? इस आर्थिक सुस्ती के माहौल में सरकार के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। हालांकि जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन उम्मीदों पर बजट अभी खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि लंबे पीरियड के लिए 4 से 5 साल की पीरियड के लिए इन्होंने जो रोड मैप दिया है उसमें इन्होंने 150 पीपीपी मॉडल पर ट्रेन चलाने का जो एक प्रस्ताव है वो नया है। इसी प्रकार 100 एयरपोर्ट अगले 3 से 4 सालों में बनेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बहुत है। इसी प्रकार किसानों के लिए जो तमाम स्कीम है उनको 16 स्टेप्स में इन्होंने बाइफर्केशन किया है, जिसमें कि 20 लाख किसानों को सोलर पंप तक पहुंच बनाने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार इनकम टैक्स में जो स्लैब चेंज किए हैं, कि रेट घटा दिए हैं, ना तो पुराने हटाए हैं न नए घटाए हैं, मतलब 2 रिजीम कर दिए हैं, ओल्ड रिजीम, नई रिजीम। नई रिजीम में रहना है तो आपको अपने डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। बजट काफ़ी बैलेंस्ड है और वित्त मंत्री ने हमारी ने सभी क्षेत्रों को छुआ है। जैसे इस समय आर्थिक मंदी, मंदी नहीं बल्कि सुस्ती जो है उस माहौल को ख़त्म करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई सबसे ज़्यादा हमारा बैकबोन है हमारी कंट्री की, उसको उन्होंने 283 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें किसानों के लिए अलग अलग स्कीम चलाई हैं। उसके अलावा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 28,600 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं चालू की हैं। एजुकेशन बढ़ाने के लिए 99,300 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया है। इन सबको देख के लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट किया। क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर आप? बजट में एजुकेशन के लिए काम किया गया है। ये स्कीम लेकर आए स्टडी इन इंडिया, जिससे कि जो बच्चे हैं वो इंडिया में रह के पढ़ाई कर सकें, बाहर जाने की ना सोचें। और साथ में ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आएंगे जिसमें अच्छी शिक्षा मिल सके, स्किल डेवलपमेंट मिल सके। तो बाकी एजुकेशन पॉइंट से अच्छा बजट रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए 1.7 लाख करोड़ रिक्रूटमेंट किया गया है। गवर्नमेंट सब में बढ़ा रही है। पावर रिन्यूअल के लिए 22,000 करोड़ रुपए किया गया है आवंटित। एजुकेशन के लिए किया गया है 99,300 करोड़ रुपए। और फूड न्यूट्रिशन में भी बढ़ाया गया है 35,300 करोड़ रुपए। इस तरह से गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि ओवरऑल अच्छा हो सारा। और LIC में जो है वो लेके आ रही है कि IPO लेके आ रही है, आगे प्रावधान किया जाएगा उसके लिए। IDBI में भी जो है किया जा रहा है, PSU सेक्टर को उसके शेयर सेल किए जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल ठीक है। आपने देखा है कि मथुरा ब्रांच ऑफ ICI में आज पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। बजट 2020 में हमने यहाँ पर ये चार्टर द्वारा पूरे बजट को लाइव देखा गया और उन्होंने अपना एनालिसिस भी किया। हम आपको बता दें कि उनके सभी के एनालिसिस में पाया गया कि कहीं न कहीं बैलेंसिंग है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश भी की है, लेकिन जो बजट वाकई मायने में होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल सभी चार्टर ने इस बजट को बैलेंस बजट बताया। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।